इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की बात करेंगे आज। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई प्राइस में चेंज होने से सप्लाई में जो रिस्पॉन्स आता है उसकी कैलकुलेशन करता है। प्राइस में चेंज होने से सप्लाई में डिफरेंट डिफरेंट टाइप से रिस्पॉन्स आता है। फॉर एग्जांपल अगर प्राइस में 10% का चेंज होगा तो हो सकता है प्राइस सप्लाई में भी 10% का चेंज हो सकता है प्राइस में 10% का चेंज हो तो सप्लाई में 20% का चेंज हो, या हो सकता है बहुत ज्यादा चेंज हो जाए। उसी चेंज को मेजर करेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है दैट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए आपको दो वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड वो हम कैलकुलेट करते हैं डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय क्यू इनटू में 100। सेकंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस हम कैलकुलेट करते हैं डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी इनटू में। सेकंड फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी इनटू में पी डिवाइडेड बाय क्यू। डेल्टा क्यू का मतलब होता है क्वांटिटी में चेंज, डेल्टा पी का मतलब होता है प्राइस में चेंज। पी मतलब इनिशियल प्राइस कितना था, क्यू का मतलब इनिशियल क्वांटिटी यानी पहले प्राइस पर पहला क्वांटिटी कितना था। अब इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं हमें। वन बाय वन सारे टाइप को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टाइप आपको देखने को मिल सकता है कि एक कमोडिटी जिसका प्राइस 5 रुपीज है, 20 यूनिट का सप्लाई हो रहा है 5 रुपए पर। जब उसका प्राइस बढ़ के 10 हो जाता है तो इसकी सप्लाई भी इंक्रीज हो जाती है और इंक्रीज होकर कितना हो गया 40। यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि फॉर्मूला कौन सा यूज करें। हम दो फॉर्मूले हमारे सामने दिख रहा है, एक तो परसेंटेज वाला फॉर्मूला है और एक चेंज वाला फॉर्मूला। क्वेश्चन में जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हो ये दोनों ही जो मेथड्स है फॉर्मूले हैं ये दोनों ही परसेंटेज मेथड के फॉर्मूले हैं। तो कोई आपसे बोल सकता है कि परसेंटेज मेथड का यूज करके कैलकुलेट करो। तो अब आपको इन दोनों में से डिसाइड करना है। कैसे डिसाइड करते हैं? अगर प्राइस और क्वांटिटी में से कोई भी एक इंफॉर्मेशन परसेंटेज में दिख रहा है तो आपके लिए इजी हो जाता है अगर आप ये वाला मेथड यूज करो, ये वाला फॉर्मूला यूज करो। लेकिन अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नाइदर प्राइस और ना ही क्वांटिटी आपको परसेंटेज में दिख रहा है तो इट्स बेटर कि आप सेकंड वाला यूज करो। सिंपल क्वेश्चन है। 5 रुपए प्राइस था तो एक कमोडिटी एक गुड का 20 यूनिट सप्लाई हो रहा था। जब उस गुड का प्राइस 10 रुपए हो गया बढ़ के तो सप्लाई भी बढ़ गई। यहाँ पर कुछ भी परसेंटेज में गिवन नहीं है तो हम सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ये हो इस वाले तरीके से भी जाएगा, है ना, लेकिन इट्स बेटर कि हम ये वाला फॉर्मूला यूज करें, आसान हो जाता है हमारे लिए थोड़ा। फॉर्मूला है डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी, पी इनटू में क्यू। डेल्टा क्यू का मतलब होता है क्वांटिटी में कितने का चेंज आ रहा है व्हिच इज 20। प्राइस में कितना चेंज? डेल्टा पी का मतलब होता है प्राइस में कितने का चेंज आ रहा है व्हिच इज 5। पी का मतलब होता है स्टार्टिंग में प्राइस कितना था 5। क्यू का मतलब होता है स्टार्टिंग में क्वांटिटी कितना था। सारा सॉल्व हो जाएगा, कट जाएगा। यानी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितना आ रहा है। अब सेकंड टाइप की बात करते हैं। सेकंड टाइप में आपको क्या देखने को मिल सकता है कि कमोडिटी का प्राइस 5 रुपए है तो 20 यूनिट का सप्लाई हो रहा है। जब उसका प्राइस बढ़ के 10 हो जाता है तो कितने यूनिट का सप्लाई होगा। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जब 1 गिवन हो। कोई भी एक इंफॉर्मेशन मिस कर देगा, इजीली कैलकुलेट हो सकता है इन दोनों फॉर्मूलों में से किसी एक को यूज करके। तो यहाँ भी परसेंटेज में नहीं दिख रहा है कुछ तो हम सेकंड वाला यूज करते हैं। और सेकंड वाला जो फॉर्मूला है हमारा डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी ये अपॉन में क्यू। अब क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई गिवन है 1। डेल्टा क्यू हम नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि जब तक यहाँ पर सेकंड क्वांटिटी नहीं होगा चेंज नहीं बता सकते हो। तो डेल्टा क्यू लिख देंगे ऐसे। डेल्टा पी 5 आ जाएगा। पी मतलब पहले 5 प्राइस था। क्यू का मतलब हो गया पहले क्वांटिटी कितना था 20। अब आप इसको सॉल्व कर लो। डेल्टा क्यू जो आएगा वो आएगा 20। अभी आंसर नहीं है, ये चेंज बता रहा है बस।
चेंज का मतलब कि 5 रुपए प्राइस हुआ तो क्वांटिटी में 20 का चेंज आया। अब ये 20 से नीचे भी हो सकता था या 20 से 40 भी हो सकता है। कैसे पता लगेगा कि आपको इसमें प्लस करना है या फिर माइनस करना है? प्राइस बढ़ा है, प्राइस बढ़ा है तो क्वांटिटी भी ऑलमोस्ट बढ़ेगी। वेरी गुड, थैंक यू भैया। सप्लाई की बात कर रहे हैं हम, तो सप्लाई और प्राइस में डायरेक्ट रिलेशन होता है। प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है तो सप्लाई भी इंक्रीज होगा। तो जो हमारा सेकंड क्वांटिटी है वो आ जाएगा Q प्लस में डेल्टा Q। पहले क्वांटिटी 20 था, 20 का चेंज आया तो अब क्वांटिटी आपका कितना हो गया? 40। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करें। आ गया समझ सेकंड वाला टाइप। थर्ड वाले टाइप की बात करें। थर्ड वाले क्वेश्चन में लिख देगा कि एक गुड है, एक कमोडिटी है जिसका जो प्राइस है 20% इंक्रीज हो रहा है। प्राइस में 20% इंक्रीज होने से आपका सप्लाई 100 से 150 हो जाता है और आपको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करना है। अब इस क्वेश्चन में आपको प्राइस परसेंटेज में दिख गया कि प्राइस में कितने परसेंट का चेंज आ रहा है, तो सीधा परसेंटेज वाले फॉर्मूले की बात करो। परसेंटेज वाला जो फॉर्मूला है which is percentage change in quantity supplied divided by percentage change in price। यानी आपको क्वांटिटी भी परसेंटेज में चाहिए और प्राइस भी परसेंटेज में चाहिए। तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो हमें प्राइस तो परसेंटेज में दिख रहा है, यानी हमें प्राइस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। हमें अब केवल कैलकुलेट करना है क्वांटिटी चेंज इन सप्लाई, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, और वो हम इस वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कैलकुलेट हो जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू इनटू में 100। यानी डेल्टा क्यू मतलब क्यू में कितने का चेंज आया? 50। क्यू का मतलब होता है इनिशियल क्वांटिटी कितना है? पहले का 100 का इनटू में 100, यानी 50% का चेंज आया क्वांटिटी में। अब आपको दोनों ही वैल्यू परसेंटेज में पता लग जाती है, सीधा पुट कर दो फॉर्मूले में। क्वांटिटी में 50% का चेंज और प्राइस में 20%, 2.5 आ जाएगा। अगले टाइप की बात करते हैं जहां पर ये लिखा हो सकता है कि एक कमोडिटी का जो प्राइस है वो 5 रुपए है, तो जो उसका प्रोड्यूसर है, जो उत्पादक है, उस कमोडिटी को बेचकर 300 रुपीज अर्न करता है। 5 रुपए प्राइस है तो कितना अर्न कर रहा है? 300। जब उसका प्राइस बढ़ के 10 हो जाता है तो वो ₹5 प्राइस है तो 300 रुपीज अर्न कर रहा है वो। टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? कितना इनकम हुआ आपको? 10 रुपए प्राइस पर वो 750 रुपए अर्न कर रहा है, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बताइए। अब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के लिए तो हमें प्राइस भी पता होना चाहिए और क्वांटिटी भी पता होना चाहिए। प्राइस तो पता है और क्वांटिटी हम रेवेन्यू का यूज करके निकाल सकते हैं। 5 रुपए पर 300 रुपए अर्न कर रहा है वो, तो कितने यूनिट बेचे उसने? डिवाइड कर दो। 60 यूनिट बेचेगा तभी तो 300 मिलेंगे उसको, है ना। और वैसे ही 10 पे 750, तो इसको डिवाइड कर लो, 75 आ गया। प्राइस और क्वांटिटी दोनों पता लग गया आपको। अब हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करके इसको सॉल्व करते हैं। डेल्टा क्यू का मतलब 15 का चेंज आ रहा है, डेल्टा पी का मतलब 5 का चेंज है। पहले प्राइस 5 था तो 60 यूनिट का क्वांटिटी सेल हो रहा था। 1/5 0.25 आंसर आ जाएगा, है ना। यहां पर प्राइस ना देके वो क्वांटिटी भी दे सकता था। वो कहता है कि 60 यूनिट बेच के 300 रुपए अर्न कर रहा है, 75 यूनिट बेच के 750 अर्न कर रहा है। फिर से इसको डिवाइड करके प्राइस निकाल लेते, है ना। प्राइस या क्वांटिटी में से कुछ भी मिसिंग हो डिवाइड करके दूसरी वैल्यू हमें फाइंड आउट कर लेना है। क्लियर है? जब हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर कुछ भी आ सकता है। कुछ भी इन द सेंस या तो 0 से कम आ सकता है
एक के बराबर आ सकता है, 0 आ सकता है, एक से ज्यादा आ सकता है और इन्फिनिट आ सकता है ना। अलग अलग टाइप की पॉसिबिलिटीज होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जब आपका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एक के बराबर आता है। एक के बराबर तब आएगा अगर परसेंटेज वाले मेथड से समझे हम, परसेंटेज वाला जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग अगर हम समझे तो हमारा एक तभी आ सकता है जब क्वांटिटी में भी 10% का चेंज आए, प्राइस में भी 10% का चेंज आए, है ना। क्वांटिटी में भी 20% का चेंज आए, सप्लाई में प्राइस में भी 20% का चेंज आए, यानी दोनों ही जगह पर सेम परसेंटेज का चेंज हो, तब आपका आंसर कितना आएगा, एक के बराबर आएगा। इसको कहा जाता है इंग्लिश में यूनिट इलास्टिक, हिंदी में कहा जाता है इकाई लोचदार। और अगर हमें ग्राफ प्रिपेयर करना पड़ रहा है तो हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? इक्वल हो गई है एकदम बराबर। इधर से 90 इधर से 90। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर प्राइस 5 था तो सप्लाई भी 100, प्राइस अगर बढ़ के 10 रुपीज हो जाता है, डबल हो गया ऑलमोस्ट, तो क्वांटिटी भी डबल हो जाएगा, कितना 200, तभी इक्वल चेंज आएगा। 10 होगा ना वापस। अरे भैया 10 होगा ना। ठीक है, जितना आपको प्राइस में चेंज दिख रहा है उतना ही आपको सप्लाई में चेंज दिखेगा, जब तब हम कहेंगे कि हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल है 1 के। और अगर इन दोनों पॉइंट्स को जॉइंट कर दे हम, ये आपका सप्लाई कर्व बन गया, ऑलमोस्ट 45 डिग्री का है ये, 45 डिग्री का सप्लाई कर्व तब हम क्रिएट करते हैं, तब हम प्रिपेयर करते हैं जब हमारा इलास्टिसिटी सप्लाई एक के बराबर है ना। जितना आपको प्राइस में चेंज दिख रहा है उतना ही क्वांटिटी में भी चेंज होगा, तभी ऐसा प्रिपेयर होगा। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन 1, एक से कम आपका जब आंसर आएगा, एक से कम का मतलब 1 और 0 के बीच में, इसको हम बोल सकते हैं इनइलास्टिक। इंग्लिश में हम इसको इनइलास्टिक बोलते हैं, हिंदी में बेलोचदार। डिमांड में बढ़ाता हूं मैं। एक से कम आपका आंसर तब आता है जब आप परसेंटेज वाले फॉर्मूले का यूज करते हो और आपका क्वांटिटी में सपोज करो 10% का चेंज है और प्राइस में 20%, यानी प्राइस में ज्यादा चेंज दिखेगा आपको, सप्लाई में कम चेंज है ना। वो 15-20 भी हो सकता था, कम होना चाहिए बस, तब हमारा जो आंसर है वो लेस देन 1 आएगा। ग्राफिकली अगर हम इसको समझे तो पहले प्राइस अगर इतना है तो सप्लाई इतना, ज्यादा किसमें चेंज करना है हमें, प्राइस में, तो प्राइस में हम क्या करेंगे, ज्यादा चेंज कर देंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा रखते हैं और सप्लाई में थोड़ा सा चेंज। डिफरेंस समझ आ रहा है? प्राइस हमने ज्यादा बढ़ा दिया लेकिन सप्लाई के कंपैरिजन में कम बढ़ा हुआ है। अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइंट करें तो हमें क्या मिलेगा, सप्लाई कर्व। तो यहां हम देख सकते हैं कि जब सप्लाई इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन 1 होता है तो सप्लाई कर्व थोड़ा सा स्ट्रेट बनेगा, दिख रहा है ना। इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा सीधा है, ये थोड़ा ज्यादा फ्लैट है, ये थोड़ा ज्यादा सीधा है। समझ आ रहा है डिफरेंस दोनों में? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एक से ज्यादा तब होगा जब आप क्वांटिटी में ज्यादा चेंज रखोगे और प्राइस में कम चेंज, है ना। तो ग्राफिकली अगर हम देखें ग्राफिकली हम इसको कैसे शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्राइस इतना था तो क्वांटिटी सप्लाई इतना है। अब आपको देखना है कि
मोर देन वन तब आता है जब हमें क्वांटिटी में ज्यादा चेंज करना होता है और प्राइस में कम। यानी प्राइस में हम प्राइस को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, सप्लाई थोड़ा सा ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू प्राइस। और अब अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके सप्लाई कर्व प्रिपेयर करें तो थोड़ा और फ्लैट बन जाएगा, 30 डिग्री है ना, थोड़ा सा और फ्लैट हो जाता है ना। मोर देन वन में फ्लैटर होता है, लेस देन वन में स्ट्रेट होता है। समझ आया? डिफरेंस समझ आ रहा है? हाँ भी आ रहा है। जब आपको समझ आ जाता है ना, तब आपको ये मतलब इस तरीके से प्राइस और क्वांटिटी लेके करने की जरूरत नहीं होती है। आप एक बार सप्लाई करो, प्रिपेयर करो और देख लो फिर कि किस तरीके का चेंज आ रहा है। उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कि लेस देन वन है, मोर देन वन है, एक के इक्वल। फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि आपका आंसर 0 आ जाए, और उस केस को हम इंग्लिश में बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। 0 जब आंसर आता है तो हिंदी में उसको पूर्णतः बेरोजगार कहा जाता है। और 0 तभी आ सकता है जब आपका क्वांटिटी में 0% का चेंज आए और प्राइस में आप कितना ही चेंज कर लो, 10%, 20%, 30%, तभी आपका जो आंसर है वो 0 आ सकता है। क्वांटिटी में 0 चेंज है, हाँ, और प्राइस कितना ही बढ़ा दो। अगर हम ग्राफिकली इसको शो करें तो एज्यूम करना पड़ेगा प्राइस पहले इतना था, क्वांटिटी पहले इतना था। अब आपको क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं करना है, सारा का सारा चेंज किसमें होगा? प्राइस में। तो आप प्राइस इतना बढ़ा लो, इतना बढ़ा लो, उससे कोई फर्क क्वांटिटी के ऊपर नहीं पड़ता। तो सप्लाई कर्व बिल्कुल पैरेलल टू वाई एक्सेस बनता है इस केस में। क्लियर है? लास्ट वाले टाइप की अगर हम बात करें, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इनफाइनाइट कब होता है? अच्छा, इनफाइनाइट को इंग्लिश में हम बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक। हिंदी में पूर्णतः लोचदार कहा जाता है इसको। और ग्राफिकली अगर हम, अच्छा, इसको हम कैसे पता कर सकते हैं कि कब हमारा आंसर मोर इन्फिनिट के इक्वल आता है? प्राइस में 0% का चेंज और क्वांटिटी में आप कितना ही चेंज कर लो। ग्राफिकली हम इसको शो कर सकते हैं। पहले आप अज्यूम कर लो प्राइस इतना है तो क्वांटिटी सप्लाई इतना है। अब आप देख लो प्राइस में चेंज नहीं करना है, सारा का सारा किसमें चेंज आएगा? क्वांटिटी में। यानी सेम प्राइस पर डिफरेंट क्वांटिटी को सेल किया जा रहा है। इस केस में जो सप्लाई कर्व होता है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनता है, और ये इनफाइनाइट हो जाता है ना। अब ये इसलिए भी जरूरी है, सिंपल सा क्वेश्चन दे सकता है वो आपसे कहेगा कि इन सिचुएशंस में सप्लाई कर्व ड्रॉ करो। तो अगर वो कह देता है कि 0 जब होगा इलास्टिसिटी सप्लाई तब कैसा बनेगा सप्लाई कर्व, तो बना लो पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है ना। और ये न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस के साथ भी इंक्लूड कर सकता है। वो ये कहेगा कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करो और जो आपका आंसर आता है उसके अकॉर्डिंग सप्लाई कर्व भी ड्रॉ करो। तो सपोज कर लो आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और आपका आंसर 1 के बराबर आ गया, तो आपको पता होना चाहिए कि जब 1 के बराबर होता है तो ये बिल्कुल 45 डिग्री एंगल का सप्लाई कर्व बनता है। नंबर्स यूज नहीं करना है, बस सप्लाई कर्व, सिंपल, ठीक है। तो न्यूमेरिकल वाला टॉपिक कवर कर लिया हमने, है ना, और डिफरेंट टाइप के इलास्टिसिटी के बारे में डिस्कस कर लिया हमने, ठीक है ना।